हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस में चैप्टर है 16 धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। पहला देखिए, निम्नलिखित में किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। यहाँ पे 4 विकल्प है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। लोहे को हम पिघलाकर हम उसको अपनी अनुसार शेप दे सकते हैं, तभी तो भारी भारी मशीनें बनाई जाती हैं, वाहन बनाए जाते हैं, किससे? लोहा से। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा, निम्नलिखित में किसको पीट कर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। तो दिए गए ऑप्शन में जस्ते को पीट कर चादर हम बना सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा, निम्नलिखित में किसको पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सोना को हम पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी उसमें तन्यता की गुण काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल देखिए हमारा चौथा, निम्नलिखित में कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है। तो ह्यूमन ब्लड में पाई जाती है लोहा। ठीक है, तभी तो लोहे की कमी हो जाने पर हम पालक की साग खाते हैं। ठीक है, तो लोह तत्व, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसके बाद पांचवा, निम्नलिखित में किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है। प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ये हो जाएगा लोहा को हम पिघलाकर बना सकते हैं। दूसरा देखिए, अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सबसे पुराना धातु है, कौन सा है? पुराना धातु होती है कॉपर, यानी तांबा। ठीक है, तो मानव के इतिहास में सबसे पहले पुरातन में खुदाई हुई थी, वो तांबा ही प्राप्त हुआ था। इसके बाद दूसरा, पतली पर्णिकाओं का उपयोग चॉकलेट लपेटने में होता है, तो ये होता है चांदी, और एल्युमिनियम भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम। इसके बाद का नंबर, सभी यहाँ पे क्या होगा? धातुएं, सभी धातु क्या होती है? तन्य होती हैं, उसमें खींचा जा सकता है, लेकिन सबसे तन्यता सोने में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद एक द्रव धातु है, कौन सा? पारा। इसके बाद लास्ट एक अधातु है परंतु विद्युत का सुचालक है, तो कौन सा होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट देखिए, पेंसिल का नोक भी क्या है? ग्रेफाइट का ही है। अधातु होने के बावजूद भी ये विद्युत का सुचालक है, कंडक्टर है। अब इसके बाद देखिए हमारा है ट्रू एंड फॉल्स, यानी सही और गलत का चयन करना है। तो ये तीसरा है सवाल, सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो अधातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। यहाँ तो ये लिखा गया है करते हैं, इसका मतलब ये फॉल्स है, हम एफ लगाएंगे यहाँ पे। बी नंबर, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे थ्रू लगाएंगे टी। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक विस्थापित करता है, ये बिल्कुल गलत है। जिंक सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील होता है तो विस्थापन अभिक्रिया में वो उसको विस्थापित कर देता है, कम अभिक्रियाशील वालों को ये यहाँ पे विस्थापित करता है, इसका मतलब ये गलत है। कॉपर अभिक्रियाशील नहीं है जिंक के साथ ही विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। इसके बाद लकड़ी ऊष्मा का सुचालक है, लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होती है, सुचालक नहीं होती, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। कोयले को खींचकर तार प्राप्त किया जा सकता है, तो कोयले को खींचकर तो हम तार नहीं बना सकते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स हो गया। समझ में आ गया। इसके बाद चौथा देखिए, उसके गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करना है। मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु का चमक, तो धातुओं में चमक होती है, ठीक है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे नहीं होती। तन्यता, हम इसको खींच कर तार बना सकते हैं, धातुओं को, धातु में होती है, जबकि अधातुओं में नहीं होती है। आघात वर्धनीयता, पीटने पर पतली चादर बना सकते हैं, धातुओं में होती हैं, जबकि धातुओं में नहीं होती है। कठोरता धातुओं में होती है, जबकि धातुओं में नहीं होती है। ऊष्मा चालकता धातुओं में होती है, जबकि धातुओं में नहीं। और ये विद्युत का कुचालक भी होती है, विद्युत का सुचालक होती है, ये विद्युत का कुचालक होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए, निम्नलिखित के लिए हमें कारण देना है। पांचवा, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापन नहीं कर सकता है। काफ़ी सिंपल सवाल, इसका आंसर होगा क्योंकि कॉपर जो है जिंक से क्या है? कम अभिक्रियाशील है। तो विस्थापन अभिक्रिया ये कही जाती है, जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा उसको वो विस्थापित कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जिंक जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए कॉपर द्वारा विस्थापित नहीं हो पाता है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? तो आपको आंसर होगा, अब तो आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, यही इसका आंसर करना है। ख नंबर देखिए, फास्फोरस को पानी में रखते हैं जबकि सोडियम और तेल में रखा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हम ऐसे लिखेंगे, फास्फोरस वायु से अभिक्रिया कर जल उठता है, इसमें आग पकड़ लेता है, अतः पानी में रखते हैं। जबकि सोडियम और पोटेशियम
सोडियम और पोटेशियम जो हैं अति अवक्रियाशील हैं फास्फोरस से भी। जो वायु और जल दोनों में ऑक्सीजन होता है तब क्रिया करके जल उठते हैं, अतः इसे मिट्टी के तेल यानी किरोसिन तेल में रखा जाता है। इसके बाद का नंबर, नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्र में नहीं रखते हैं। नींबू में क्या होता है, अम्ल होता है, सेट्रिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है और ऑक्साइड बनाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आपको लिखना है नींबू का अचार अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसमें सेट्रिक अम्ल पाया जाता है जो एल्युमिनियम धातु से क्रिया करता है और हानिकारक लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, इसीलिए नहीं रखा जाता है। इसके बाद देखिए 6 नंबर, हमें कॉलम ए और कॉलम 2 का मिलान करना है। आइए करते हैं। सोना देखिए धातु है, तो इससे क्या बनाया जाता है हम सभी जानते हैं, आभूषण बनाया जाता है। आयरन यानी लोहा, तो इससे क्या बनाए जाते हैं, तो देखिए इससे मशीनें बनाई जाती हैं। वाहन हो गया, भारी मशीन हो गया, इसे पिघलाकर मशीनें हम बना सकते हैं। एल्युमिनियम और चांदी को खाद्य सामग्री के ऊपर लपेटने का यह कार्य करती है। कार्बन, तो कार्बन को जलाया जाता है, ईंधन का काम करता है ये। तांबा से बिजली के तार बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, बिजली के तार में उपयोग होता है। मरकरी, तो ये थर्मामीटर में मरकरी का प्रयोग होता है टेम्परेचर को मापने के लिए। समझ में आ गया आप। 7वां सवाल क्या होता है जब, ठीक है, तो पहला देखिए, मैग्नीशियम रिबन के दहन के फलस्वरूप प्राप्त राख को, पहले हवा में उसको जलाया गया मैग्नीशियम रिबन को, और जो राख प्राप्त होता है उसे जल में घोला जाता है, तो इसे लाल लिटमस पत्र को डाला जाता है। फिर तो क्या होता है बताना है। तो इसका आंसर देखिए समझिए, मैग्नीशियम रिबन जो हवा में जलने से क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो क्षारीय गुण होता है। जब हम उसमें लिटमस पत्र डालते हैं तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल का नीला होना किसका प्रदर्शन है, वो क्षार का प्रदर्शन है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद दूसरा, बंद शीशी में जलते चारकोल को डालकर पानी डाला जाए तो नीला लिटमस पत्र, और उसमें नीला लिटमस पत्र डाला जाता है, तो क्या होता है, तो ऐसे समझिए यहाँ पे हवा में चारकोल, जब चारकोल हवा में था बंद शीशी में, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड रूप में रहता है। ठीक है, गैस के रूप में रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ के रूप में रहता है। जब पानी डालते हैं तो कार्बोनिक अम्ल बनता है जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अतः नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है। तो शब्द समीकरण भी लिखना है, चारकोल ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, चारकोल पर जब हम जल डालते हैं तो H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए सवाल, गोलू ने एक बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनाया और उसके लोहे के कुछ कील उसमें डाल दिया, ठीक है, उस विलयन में, ठीक है, और एक जलती हुई माचिस की तीली उस शीशी के मुंह के पास रखा तो पॉप ध्वनि के साथ माचिस की तीली भभककर जलने लगी। बताइए कौन सी गैस निकलती है। तो धातुएं जो है वो क्षार के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोक्साइड है कि अब क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। तो आपका आंसर ऐसे होगा, हाइड्रोजन गैस उपस्थिति को दर्शाता है क्योंकि धातु को क्षार के साथ अब क्रिया कर हाइड्रोजन गैस प्राप्ति होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो उम्मीद करता हूँ सारे सवाल आपको समझ में आ